तो बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड एक सिंपल क्वेश्चन आप मान सकते हैं। ये गैस अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम 30 डेसीमीटर क्यूब, ये डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, टू 45 डेसीमीटर क्यूब। फाइंड हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज 10 किलो पास्कल। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी तो है कि उन्होंने प्रेशर जो दिया हुआ है कि इस प्रेशर पर ये प्रोसेस हुआ है। अब वैसे तो अगर प्रोसेस आइसोथर्मल बता दिया है और वॉल्यूम को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, पर प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होने के बाद क्या हो जाएगी, क्या ये फाइनल वैल्यू है प्रेशर की, क्या ये इनिशियल वैल्यू है, ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो ठीक है, इसको रफली अप्रोक्सीमेटली जो सॉल्व कर सकते हैं। ये पूछ रहे हैं कि हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस। हीट वर्ड सुनते ही दिमाग में फर्स्ट लॉ आना चाहिए, फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं, Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा यू। अब अगर आइसोथर्मल बोला है क्वेश्चन में तो डेल्टा यू 0 हो जाएगा और मैं सीधे सीधे हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इक्वल्स टू वर्क डन बाय गैस के बराबर कर दूंगा। आइसोथर्मल में वर्क डन बाय गैस होता है nRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल। अब जिस प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में कि nRT की जगह अगर मैं इसको P इनिशियल V इनिशियल या P फाइनल V फाइनल लिखूंगा तो इनिशियल वॉल्यूम मुझे पता है, फाइनल वॉल्यूम पता है, पर ये प्रेशर जो दिया हुआ है ये इनिशियल है फाइनल है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये इनिशियल प्रेशर रहा होगा, है ना। तो इनिशियल प्रेशर 10 किलो पास्कल, किलो के लिए 10 टू पावर 3 आएगा। इनिशियल वॉल्यूम 30 डेसीमीटर का क्यूब, तो डेसीमीटर के डेसी वर्ड को हटाएंगे तो 10 टू पावर -1 आना है और उसका क्यूब कर देंगे तो 10 टू पावर -3 हो जाएगा। ln के अंदर फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, तो 45 बाय 30, तो ये 3/2 बन जाएगा। अब आप लोग तो मैथ्स पढ़ते हैं, आपको पता होगा ln 3/2 की वैल्यू आप ln 3 माइनस ln 2 करके कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.4 आएगी। आप सॉल्व करके देखें, आंसर आएगा 120 जूल। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बैंक्ड रोड सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, ऑफ रेडियस 400 मीटर इज देयर विद बेस्ड सेपरेशन बिटवीन द रेल्स। थोड़ा सा लैंग्वेज और सही हो सकती थी। ये बोल रहे हैं कि जो बैंक्ड रोड होता है जिसमें हम बैंकिंग कर देते हैं, जो कि ऐसा दिखाई देता है बैंक्ड होने के बाद, और जिस व्हीकल को इस पे चलना है वो व्हीकल ऐसे सर्कुलर ट्रैक पर मूव करता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो रेल्स के बीच का सेपरेशन है 1.5 मीटर, वो रेल्स के बीच का सेपरेशन, एक रेल यहां पर है, एक यहां हुआ करती थी, हमने उस आउटर रेल को ऊपर पहुंचा दिया है ना, बैंक कर दिया है, तो ये 1.5 मीटर दिया हुआ है। फिर ये बोल रहे हैं कि सर्कुलर ट्रैक की रेडियस 400 मीटर है, व्हीकल की सेफ स्पीड जो है वो गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन ने पूछा है कि आउटर रेल को इनर रेल के रेस्पेक्ट में कितनी हाइट से इन्होंने उठाया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी सीधे फॉर्मूला बेस्ड। बैंक्ड रोड पर जो सेफ स्पीड होती है वो होती है √RG tan थीटा। इसका स्क्वायर कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। सेफ स्पीड है 12, उसका स्क्वायर 144 हो जाएगा, इक्वल्स टू सर्कुलर ट्रैक की रेडियस है 400, G को 10 मानते हुए चलना है, tan थीटा हो जाएगा H/1.5। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो कि काइनेमेटिक्स पर बेस्ड सिंपल क्वेश्चन है। ए पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी 5 i कैप एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3 i कैप प्लस 2 j कैप व्हेन पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज 84 मीटर। ये थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूं, ये पोजीशन नहीं, यहां x कोऑर्डिनेट लिखा हुआ था। तो जब उसका x कोऑर्डिनेट 84 मीटर हो जाएगा, उस मोमेंट पर उसकी स्पीड हमको पता करनी है, और इनिशियली वो ओरिजिन पर था। तो देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये पता करते हैं कि x कोऑर्डिनेट 84 किस टाइम पर हुआ था। तो मैं x डायरेक्शन में मोशन को देख रहा हूं और सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में है 5, टाइम मैंने मान लिया कि t है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट देखो जो x डायरेक्शन में 3 इंटू टी स्क्वायर। सिंपल सी क्वाड्रेटिक आप सॉल्व करेंगे, टाइम की वैल्यू 6 सेकंड्स आ जाएगी। अब t बराबर 6 सेकंड पर वो उस लोकेशन पर पहुंच गया था जहां की बात चल रही है। अब हमको उस पोजीशन पर उसकी स्पीड पता करनी है। अब चाहे तो हम वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर जल्दी से आंसर तक पहुंच सकते हैं, और ये इक्वेशन इसलिए अप्लाई कर पा रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है 5 i कैप, एक्सेलरेशन है 3 i कैप प्लस 2 j कैप, टाइम है 6 सेकंड। यहां से आप सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा, ये 18 और 5 23 i कैप प्लस 12 j कैप,
ये उसका वेलोसिटी वेक्टर आ गया, तो उसकी स्पीड जो आएगी बच्चों वो आ जाएगी रूट ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ये आप सॉल्व करेंगे तो आएगा रूट के अंदर 673, और इसको कंपेयर करें रूट अल्फा से तो अल्फा की वैल्यू 673 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 स्टेटमेंट टाइप के जो सवाल होते हैं। पहला स्टेटमेंट है एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट हैव सेम डायमेंशन। तो प्लैंक्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम सुनते ही सिंपल तरीके से अगर समझना हो इस पहले स्टेटमेंट को तो बोर मॉडल दिमाग में आता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू NH/2π। यहां से क्लियर दिख रहा है कि एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, क्योंकि बाकी जो क्वांटिटीज है ये वाली, ये तो डायमेंशन लेस है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम, ये मोमेंटम लिखा हुआ है बच्चों, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम हैव सेम डायमेंशन। मोमेंट ऑफ फोर्स जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि टॉर्क होता है। टॉर्क का ही नाम क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये बोल रहे हैं कि टॉर्क और लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन सेम होती है। चेक कर सकते हैं बहुत आराम से। टॉर्क होता है बच्चों, यहां लिख लें, टॉर्क होता है फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, जबकि लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। आप देख भी सकते हैं यहां से, फोर्स को मैं लिख देता हूं मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास से मास डायमेंशन वाइज मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं दोनों को। एक्सेलेरेशन जो है वो होता है लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, और यहां पर एक लेंथ वाली टर्म और आ गई, तो लेंथ का स्क्वायर बाय टाइम का स्क्वायर, जबकि वेलोसिटी है लेंथ बाय टाइम। तो साफ दिख रहा है कि दोनों की डायमेंशन सेम नहीं है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा वाला फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर 3 ये आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, ए प्रोटॉन इज मूविंग इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। इस बात पे ध्यान दें कि स्पेस कैसा है? ग्रेविटी फ्री, विद कांस्टेंट वेलोसिटी v एंड गोज अनडेविएटेड। वो उस रीजन में है जहां पर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से लगातार चलता हुआ जा रहा है और उसमें डिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाया। व्हाट कैन बी द पॉसिबल कंडीशन? तो क्या क्या कंडीशन पॉसिबल हो सकती है? देखते हैं एक एक ऑप्शन। E0 B0, अगर स्पेस में ना इलेक्ट्रिक फील्ड हो ना मैग्नेटिक फील्ड हो और ग्रेविटेशनल फील्ड तो है ही नहीं, तो उस पर लगने वाला कोई फोर्स ही नहीं होगा। फोर्स नहीं होगा तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट भी नहीं रहेगी। इसका मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल पॉसिबल है। बी देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? इस कंडीशन के साथ ये सोचना पड़ेगा आपको, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहे? तो बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड सपोज यूनिफॉर्म है और इस डायरेक्शन में है, किसी चार्ज पार्टिकल को मैं इसी मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइन के अलोंग कुछ इनिशियल वेलोसिटी देता हूं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा मैंने, तो हम जानते हैं कि उसका वेलोसिटी वेक्टर अगर बी वेक्टर के अलोंग है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है तो इसका मतलब नेट फोर्स अभी भी 0 है, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी। इसका मतलब ये भी सही है। सी देखते हैं भाई, ई नॉन जीरो की इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड 0 है। इस केस में तो वेलोसिटी कंफर्म बदल जाएगी। आप कोई सा भी केस लेके देख लो ना, जैसे माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसी डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है, सपोज पॉजिटिव चार्ज है, चाहो तो नेगेटिव ले लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा उस पर, फोर्स लगेगा तो एक्सेलेरेशन जनरेट होगा, एक्सेलेरेशन होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती है ना। तो ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। डी में लिखा है ई बी नॉन जीरो बी बी नॉन जीरो, हाँ पॉसिबल है। अगर आपने वेलोसिटी सेलेक्टर का नाम सुना हो, उसमें इसी तरह से वर्क करता है वो, कि अगर मैं दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दूं इस तरह से, प्लेट्स को चार्ज देते हुए प्लस से माइनस की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड सपोज हमने अंदर की तरफ लगा दिया बी प्लेट्स के बीच वाले पोर्शन में, और किसी चार्ज पार्टिकल को सपोज पॉजिटिव चार्ज क्यू की बात कर रहा हूं वी स्पीड से थ्रो करा, और उस पर लगने वाले फोर्स देखें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे लगेगा क्यू ई, वी इधर बी अंदर तो वी क्रॉस बी ऊपर की तरफ आएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है तो क्यू वी बी। अगर मैं उस चार्ज पार्टिकल की स्पीड को इस तरह से सेट करूं या इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज को इस तरह से अरेंज करूं कि दोनों फोर्सेज इक्वेट हो जाएं, अगर दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे तो यहां से v की वैल्यू e बाई बी के बराबर आ जाएगी। मतलब इस रेशियो के बराबर स्पीड अगर मैं उस पार्टिकल को देता हूं और इस तरह से ऐसा डायग्राम दिखाया गया, तो वो नेट फोर्स 0 हो जाएगा और पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हुए आगे बढ़ेगा। मतलब पॉसिबिलिटी है कि हम डी वाले ऑप्शन में जो लिखा है उसके थ्रू भी ऐसा कर पाए। तो ए बी डी ऐसा ऑप्शन देखें, ये रहा,
ABD। इसका मतलब आंसर ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए।